तेजस्वी यादव को क्या अब शहाबुद्दीन के नाम की जरूरत नहीं रह गई है? अब वो आरजेडी को MY समीकरण से आगे ले जा चुके हैं या वे A to Z की रणनीति को तेज रफ्तार देना चाह रहे हैं, अथवा हिना शहाब की पार्टी से बगावत उन्हें महंगी पड़ी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की नई कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर जाने से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम गठित कर दी है। इस जंबो जेट टीम में 48 लोगों को रखा गया है। इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड तथा स्टेट बोर्ड का भी गठन किया गया है, लेकिन इसमें दिवंगत पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन की ना तो पत्नी का नाम है और ना ही इसमें उनके बेटे को शामिल ही किया गया है। न ही कार्यकारिणी में पत्नी हिना शहाब को रखा गया है और न ही उनके बेटे ओसामा शहाब को ही शामिल किया गया। ऐसे में सियासी गलियारे में जोरों से यह चर्चा चल रही है कि तो क्या तेजस्वी यादव को अब शहाबुद्दीन के नाम की जरूरत नहीं रह गई है। यहाँ पर तेजस्वी की चर्चा इसलिए कि जब तक लालू यादव का राज रहा, शहाबुद्दीन उनके माई समीकरण के महत्वपूर्ण रोल में रहे थे। सजा याफ्ता होने से लेकर उनके जेल जाने तक शहाबुद्दीन का असर आरजेडी पर साफ साफ देखा गया। उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिए गए। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्हें रखा गया, लेकिन कोरोना काल में शहाबुद्दीन के निधन के बाद उस परिवार से अचानक दूरी बढ़ती चली गई। इसी बीच लालू यादव की तबीयत खराब रहने लगी और पार्टी की कमान अघोषित रूप से तेजस्वी यादव संभालने लगे। तेजस्वी यादव पार्टी को अपनी रणनीति, अपनी सोच और अपने अंदाज में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए लालू यादव भी इस मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप नहीं कर रहे। वो तेजस्वी यादव को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से कहते भी नजर आते हैं कि तेजस्वी पार्टी के लिए सही कदम उठा रहे हैं। 11 अक्टूबर को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पार्टी के संविधान में संशोधन करके तेजस्वी यादव को निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया था। हालांकि पार्टी के सिग्नेचर अथॉरिटी लालू प्रसाद यादव के पास ही है और विकट परिस्थिति में वो ही हर विकट समस्या का समाधान भी निकालते हैं। और जगदानंद सिंह के मामले में ये देखा भी गया है। जब लोगों को ये लगने लगा कि जगदानंद सिंह अब आरजेडी को बाय बाय कर देंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर भी लगने लगी, तब अचानक लालू यादव ने मोर्चा संभालते हुए जगदानंद सिंह को मना लिया और सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की भविष्यवाणी फेल हो गई। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन के नाम की और सवाल वही है कि क्या तेजस्वी यादव के A to Z की रणनीति में शहाबुद्दीन के नाम की जरूरत नहीं रह गई है? तो फिर बिहार के सियासी गलियारे में असदुद्दीन ओवैसी की काट कौन होगा? ओवैसी की सेंधमारी से आरजेडी को कैसे बचाया जा सकता है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जिंदा रहते हुए लालू फैमिली से उस परिवार से दूरी बढ़ती जा रही थी। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव की रणनीति पटल पर आने लगी थी। इसी बीच शहाबुद्दीन जब जेल से निकले तो कह दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उस समय बिहार में महागठबंधन की ही सरकार थी। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और आरजेडी जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। ऐसे में शहाबुद्दीन की ओर से परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहे जाने पर नीतीश कुमार काफी आहत हुए। 2017 में बिहार की सियासत ने फिर से करवट ली और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण शहाबुद्दीन के बयान को भी माना जाता है। इसके बाद शहाबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं पर कैदी रहते हुए उनका निधन हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को टिकट देकर आरजेडी ने बता दिया कि वे उनके साथ अब भी हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद उन्हें दफनाने को लेकर भी पेच फंस गया था। शहाबुद्दीन के बेटे चाहते थे कि उन्हें सिवान में दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया। ऐसे में शहाबुद्दीन को दिल्ली में ही दफनाया गया था, जिसके बाद से दोनों परिवारों के बीच की दूरी और तल्खी बढ़ती चली गई। ओसामा चाहते थे कि उनके पिता शहाबुद्दीन का पार्थिव शरीर को सिवान लाने में लालू यादव केंद्र सरकार पर प्रेशर थे। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया था कि उन लोगों ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शहाबुद्दीन के जेल चले जाने के बाद आरजेडी ने उनके परिजनों का काफी ख्याल रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने हिना शहाब को सिवान से अपना कैंडिडेट बनाया। उन्हें 3 लाख से अधिक वोट भी मिले थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार कविता देवी को लगभग 4.5 लाख वोट मिले थे। इतना ही नहीं, आरजेडी ने हिना को 2009 और 2014 में भी अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। इसके पहले 1996, 1998, 1999 और 2004 में शहाबुद्दीन लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन सजा याफ्ता होने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। हिना शहाब के चुनाव हारने के पीछे शहाबुद्दीन के समर्थकों ने आरोप लगाया कि लालू यादव वोट
उन्हें नहीं मिला। उस समय हिना के अगेंस्ट में बीजेपी से ओम प्रकाश यादव थे और दोनों ही बार ओम प्रकाश यादव चुनाव जीतकर सांसद बने। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अब तेजस्वी का जमाना है। तेजस्वी यादव माय समीकरण के धब्बे को धोना चाहते हैं। वे अब समीकरण को और अधिक व्यापक बनाना चाह रहे हैं और इसे बड़ा रूप देना चाहते हैं। इसी रणनीति पर तेजस्वी यादव लगातार काम भी कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव अब आरजेडी को A to Z की राह पर लेकर जा रहे हैं। यही कारण है कि वो अब सभी वर्गों पर ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पुराने बाहुबली टाइप के नेताओं से भी पार्टी को बचाने की जुगत में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और ये गोपालगंज उपचुनाव में देखने को भी मिला। सिवान से लेकर गोपालगंज समेत आसपास के अन्य इलाकों में आज भी शहाबुद्दीन के नाम का व्यापक असर है। इसके बाद गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी ने उस फैमिली को कोई तरजीह नहीं दी। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता को अच्छा खासा वोट आने के बाद भी गोपालगंज में आरजेडी चुनाव हार गई। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के समर्थकों ने AIMIM उम्मीदवार को वोट दे दिया। ओवैसी के उम्मीदवार को यहां पर 12,000 से अधिक वोट मिले और आरजेडी महज 1794 वोट से हार गई। कहा जाता है कि गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार ने तेजस्वी यादव को आहत कर दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसी का परिणाम है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती गई और इसे भरने की संभावना भी कम ही दिख रही है। और इसका सबूत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में शहाबुद्दीन फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं रखना है। नेशनल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के अलावा अन्य कमेटियों में भी ना तो हिना शहाब को शामिल किया गया है और ना ही उनके पुत्र ओसामा को जगह मिली है। बहरहाल आरजेडी के लिए सबसे बड़ी टेंशन असदुद्दीन ओवैसी है। उन्होंने सीमांचल से लेकर गोपालगंज तक में अपनी ताकत दिखा दिया है। सीमांचल की हार की वजह से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, जबकि गोपालगंज में उन्हीं की वजह से आरजेडी हार गई। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को आगे लाकर आरजेडी ओवैसी को जवाब देने का मन बना चुकी है, लेकिन ये तो भविष्य में छुपा है कि इसका आरजेडी को कितना फायदा होने वाला है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।